नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 तारीख से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है और उसको लेकर लाइव सिटीज भी आपको पल पल की खबर दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि 20 तारीख से पहले आपको कौन कौन से कागजात बिल्कुल तैयार रखने। देखिए आपको बता दें कि हमारे कमेंट सेक्शन में कई सवालों के ढेर पड़े हुए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी धन्यवाद जी। वकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे वो सवाल है गैर मजरूबा आम और गैर मजरूबा खास को लेकर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है वकील साहब। गैर मजरूबा आम तो सरकार की जमीन हो गई। हम्म, गैर मजरूबा आम वैसे जमीन को कहते हैं जो पब्लिक यूज में होती है, जैसे स्कूल में कोई जमीन दे दी गई, कुआं है, नदी है, चारागाह है, खलिहान है, क्या नाम है आपको, ये श्मशान है, इस ढंग की जो इसके सार्वजनिक उपयोग, नहर है, नदी है, ये सब गैर मजरूबा आम में आता है जमीन। ठीक है। इस जमीन पर किसी का कोई कब्जा नहीं हो सकता है। ये सरकार की जमीन है, ये गवर्नमेंट में निहित जमीन है। ये पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे ही गई और अपने सरकार जो जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट के अंदर जैसे ब्रिटिश सरकार थी उसकी जमीन सारी निहित भेस्ट हो गई इसमें, बिहार सरकार में। तो गैर मजरूबा आम पर तो कोई सवाल नहीं। ठीक है। अगर उसमें किसी के पास गैर मजरूबा आम जमीन लिए हुए हैं तो अवैध कब्जेदार हैं, उनको निकलना पड़ेगा वहां से। उनको निकलना पड़ेगा, जमीन छोड़नी पड़ेगी। गैर मजरूबा आम जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो सकता। यानी कि ये वैसी जमीन है जो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। मुख्य जो कंफ्यूजन भ्रांति है गैर मजरूबा खास पर। हम्म, गैर मजरूबा खास में बहुत सारी भ्रांति सरकार में भी है, हम्म, कोर्ट्स में बहुत सारे केस चल रहे हैं जी। और लोगों को भी दिक्कतें इससे हो रही हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि सर्वे पहले हो चुका कैडेस्ट्रल सर्वे जो 1894 से 1920 के बीच में हुआ था। उस सर्वे जो अंग्रेजों के समय में हुआ था, वो सर्वे जो मूल खतियान अभी भी बना हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर हुआ हाँ, था। वो तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया था, उसके बाद ये शुरुआत हुई थी, जिसमें जमींदारों का बीच में माने ब्रिटिश गवर्नमेंट और खेतिहर के बीच में जमींदार एक इंटरमीडिएट के रूप में, उसको मध्यवर्ती कहा जाएगा, वो बीच में आ गए थे, जो 11% टैक्स लिया करते थे और 89% ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब अपना वो भूमि सुधार कानून आया, जमींदारी खत्म हुई, तो 1959 में एक रिविजनल सर्वे आया जिसको हालिया सर्वे पिछले बार भी हमने बताया। वो 1959 से शुरू हुआ और लंबा और 70 तक चला। 1981 में गजट पब्लिकेशन एक हुआ था, लेकिन पूरे बिहार के सब जिला में नहीं हो पाया था, कुछ जिला उसमें बच गए थे। ये सारा जो गैर मजरूबा खास का जो कंफ्यूजन है वहीं से क्रिएट हुआ है रिविजनल सर्वे में। उसमें क्या लिख दिया गया कि जितने गैर मजरूबा खास जमीन है उसको यह मान लिया गया कि वो बिहार सरकार की जमीन है, और उसमें लिख दिया गया कि अवैध कब्जेदार, अच्छा, जो वो सब अवैध कब्जेदार या अवैध दखलकार नाम से दर्ज कर दिया गया। इसको थोड़ा स्पष्ट हम कर, जिसके कारण सारे सवाल आपके गैर मजरूबा आम पर किसी ने सवाल नहीं किया है, जो भी सवाल किया है गैर मजरूबा खास पर सवाल है, या उसको खास भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं। गैर मजरूबा खास वैसे जमीन को कहते हैं जो जमींदारों की जमीन थी जिस पर लगान लिया करते थे और रैयतों को, अपने किसानों को देते थे कि आप खेती करिए, इतना लगान हमको आप वसूल करके दीजिएगा। जब ये जमींदारी उन्मूलन कार्य जब हुआ 1950 में बिहार भूमि सुधार कानून बना, तो उसमें यह कहा गया कि जमींदार जो 1946 से पहले, पिछले बार भी मैंने बताया था, 46 से पहले जिन लोगों ने अगर किसी खेतिहर के नाम से हुक्मनामा या सादा हुक्म या रजिस्ट्री जिनके रैयत के नाम से उन्होंने कर दिया है या लीज भी कर दिया है, पट्टा भी दे दिया है, और उसका लगान वो बीच में वो जो टैक्स है वो काटते आ रहे हैं, और इसकी विवरणी जब बिहार सरकार को उन्होंने अपना पूरा डिटेल्स अपना सबमिट किया, उसमें उसका जिक्र किया गया हो, जिनका उसमें जिक्र है उनके जमीन में अगर किसी का नाम है या उनके वंशज या उत्तराधिकारी का नाम है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके नाम से
ये खतियान में जो एक प्रपत्र 5 है, जो विवरणी तैयार की जाएगी, उसमें एक अभियुक्ति का कॉलम, जिसको रिमार्क्स कॉलम कहते हैं, उसमें रैयत का नाम दर्ज होगा। जो अभी जो काबिज हैं, जो कायम हैं, उनका नाम वो दर्ज कर दिया जाएगा। यहाँ तो कन्फ्यूजन, बहुत लोगों का सवाल उसी पर था। दूसरा सवाल है कि जिनके पास 1/1/46 से कवाला का कागज उपलब्ध है, कवाला कागज उपलब्ध है और जमींदार उन्मूलन से पहले उपलब्ध है और रसीद भी कटवाते आ रहे हैं, रैयत का नाम भी दर्ज है, तो उसमें उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। दिक्कत जैसे गैर मजरूआ मालिक जमीन है, आवासीय है, मतलब घर मकान बनाए हुए हैं और उस पर कोई उत्तराधिकारी, जो उसमें जो बनाए होंगे कोई नहीं होंगे, उस पर जो उत्तराधिकारी वंशज भी काम उसमें काबिज हैं, जिनका मकान बना हुआ है, और वो जमीन मान लीजिए कि सही माने में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या जब बाद में बिहार सरकार ने एसडीओ के माध्यम से, बंदोबस्ती पदाधिकारी वही होते हैं, वो जो सुयोग्य श्रेणी के जो लोग थे, सुयोग्य श्रेणी हमने पिछले बार भी डिफाइन किया था, सुयोग्य श्रेणी वो है जिसमें एससी, एसटी या ईबीसी के लोग हैं, या जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको एसडीओ साहब ने, अनुमंडलाधिकारी ने जमीन की बंदोबस्ती की और वो लगान देते आ रहे हैं, तो उनके नाम से जो गैर मजरूआ खास जमीन है, उनका नाम दर्ज होगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले सब में जो रिविजनल वाले में लिखा हुआ है अवैध दखलकार, अवैध कब्जेदार, ये लिखा, जिस कारण प्रॉब्लम सब लोगों को हो रहा है। तीसरा है कि अगर वो जो गैर मजरूआ खास जमीन है और जिनके कब्जा में है, पोजीशन में है, उन्होंने बिक्री कर दी है जमीन, और जो बिक्री कर दिया है, अगर सुयोग्य श्रेणी के लोग भी बिक्री किए हैं और दूसरे जिनको बिक्री किया गया है वो भी टैक्स दे रहे हैं और शांतिपूर्वक उस पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका जो, जिनका क्रेता है, उनका भी नाम दर्ज होगा, उनका भी नाम दर्ज होगा। जी जी जी। तीसरी जमीन है जो गैर मजरूआ खास जमीन है और जमीन परती लिखा हुआ है रिविजनल, उसमें ओरिजिनल खतियान में जी, या रिविजनल सर्वे में परती जमीन लिख दिया गया है, बाद में वहां कोई झोपड़ी बना करके रह रहे हैं और कब्जा किए हुए जमीन को, तो जो कब्जा किए हुए हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ना कोई लगान है न टैक्स है, केवल झोपड़ी बना के कब्जा किए हुए जमीन को, उसमें एक शब्द आया है रिविजनल सर्वे में, ये शब्द आया था अनाबाद बिहार सरकार। अच्छा, अनाबाद बिहार सरकार का मतलब है कि ये बिहार सरकार की जमीन होगी, उनके नाम पर दर्ज, ये बिहार सरकार की जमीन हो जाएगी। जी, बिहार सरकार की जमीन के नाम पर दर्ज होगा। अभी ये केस बाद में अपना केस लड़ेंगे, देखेंगे क्या होगा, तो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन अभी जो दर्ज होगा, अभियुक्ति कॉलम जो मैंने बताया आपको प्रपत्र 5 में, ये यह दर्ज होगा कि अभियुक्ति कॉलम में उनका कुछ भी दर्ज नहीं होगा, उनका अनाबाद बिहार सरकार, अनाबाद बिहार सरकार। जी जी जी। अब जो पड़ती जमीन है और उसके ऊपर जो मैंने कहा झोपड़ी बना के रखे हैं, लेकिन पक्का मकान बना दिया, अच्छा, पक्का मकान बना करके कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उनका भी कोई कागज पत्र नहीं है उसके नाम पर, तो उनके नाम पर अभियुक्ति कॉलम में यह दर्ज होगा अवैध अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण दर्ज हो जाएगा। ये दर्ज हो जाएगा। जी जी। उनके जिस झोपड़ी वाले के नाम पर कुछ भी दर्ज नहीं हुआ, तो इनके नाम पर एक थोड़ा सा ऐड किया गया, अवैध अतिक्रमणकारी किया जाएगा, जो बाद अपना कोर्ट केस लड़ेंगे, डिसाइड करेंगे कैसे होगा। अब ऐसी जमीन जो कुछ लोग रैयती जमीन को बदला में किसी को, जैसे जिन लोगों को बंदोबस्त हुआ है, उनको बदला में जमीन दे करके और उनका जो जमीन है गैर मजरूआ खास जमीन ले लिए हैं, जो पहले भी गैर कानूनी रूप से लिए हुए हैं, और उसमें ऐसा जमीन ले करके मकान में सहन जिसको कहा जाएगा, और उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो वह जमीन उनके नाम से अतिक्रमणकारी के नाम से दर्ज होगा। और आपको बता दें कि जो पड़ती जमीन है और अवैध दखल किए हुए हैं और उसमें जो मैंने कहा जो बदलेन लिए हैं, उनके नाम से कुछ भी दर्ज नहीं होगा। जो बदलेन समझते हैं, जो बदला में स्वैपिंग करते हैं कि तुम ये ले लो, बदले में ये जमीन ले लो, उनके नाम से कुछ भी दर्ज नहीं होगा, उनके नाम से कुछ भी दर्ज नहीं होगा। जी। अब जिनके नाम पर पर्चा है, बंदोबस्ती का पर्चा है, रसीद भी है, तो बंदोबस्ती धारी के नाम से अभियुक्ति में दर्ज होगा, बंदोबस्ती धारी का नाम हो जाएगा दर्ज उसमें। अब जिनको उस सवाल जो आ रहे थे कि पर्चा है लेकिन रसीद नहीं है, बिल्कुल जी जी, उनका सत्यापन अंचल कार्यालय में किया जाएगा कि इनका सही माने में खतियान में पर्चा है, रसीद है और पर्चा नहीं है।
तो ऐसे नाम देखा जाएगा, उनको मिला करके, उनको सही करके, उनको जो है सुयोग्य नाम से दर्ज कर दिया जाएगा। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम से न पर्चा है न रसीद है, तो उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। उनको कुछ नहीं मिल उनको कुछ पाएगा। नहीं मिल पाएगा। उनको जी। दिक्कत है जब पर्चा या रसीद दोनों में से कुछ भी उनके पास होना चाहिए कि हमारे पास दोनों में से कुछ भी है, या खतियान में जो ओरिजिनल है कहीं कुछ नाम अगर हो तो खतियान में नाम दर्ज उनके पूर्वज का है और उसके बाद डिसेंडेंट दिखाते हैं, तो उसके बाद वो जाएंगे DCLR के यहाँ, वो टैक्स डिसाइड करेंगे और टैक्स जमा करेंगे तो उनके नाम पर डिसाइड होगा। अब ऐसे कुछ लोग जो चाइना वाले वार में या किसी भी एक्स सर्विस में जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका कि वार में जिनका देहांत हो गया, जो शहीद हो गए, उनको उस समय सरकार ने 5 एकड़ खेती की जमीन और 12.5 डिसमिल बांस की जमीन दिया गया था, उनको बंदोबस्त किया गया था। ऐसे जमीन को भी लोग खरीद बिक्री कर चुके हैं। आपको हम बता दें कि जो अलॉटमेंट हुआ है ये उनको बेचने का अधिकार नहीं देता, वो जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सेल उनको अलाउड नहीं है। जी। अब एक जमीन जिसने खरीद लिया है उस जमीन को, उनका क्या होगा? उनका नहीं हो सकता, वो गलत है ट्रांसफर, वो उसके वंशज के, बल्कि उनका यानी कि उनसे उनकी जमीन भी गई और पैसा भी उनका भी चला गया, जो भूतपूर्व सैनिक है उनका भी चला गया, इनका भी कुछ नहीं। दोनों के हाथ से वो जमीन चली गई। जी। अब आपको इसमें बता दें कि बकास जमीन होती है। बकास जमीन के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, उसको कई लोग एराजी और बहुत सारे नाम से जानते हैं। बकास जमीन मतलब सीधा सीधी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमीन थी या जमींदारों की अपनी जमीन थी। जमींदार उस जमीन को कहीं रैयत को नहीं दिए हुए थे, जिस जमीन को अपने लिए वो खेती करते थे या बांस में यूज करते थे या अपना वो बागवानी करते थे, वो बकास की जमीन जमींदारों की खुद की जमीन थी। और खुद की जमीन या तो अपने स्टाफ से कराते थे कर्मचारी रख करके, या ऐसी जमीन जो जमीन वो जो है सो क्या नाम है उसको किसी को दे करके काम करवाते थे। तो ऐसे जमीन बकास भी जमीन जिसने किया रैयती में बकास दर्ज किया हुआ है विभक्ति में, तो बकास जमीन और ऐसी जमीन जो खेती करवाते थे या बागवानी करते थे, यह जमीन उनके वंशज या उत्तराधिकारी का होगा जो जमींदार के वंशज होंगे, या जिनको उन्होंने रैयत के रूप में बसाया है, या सर्विस ऑन ग्रांट भी एक जमीन होता है। जैसे मान ली कोई नौकरी कर रहा और उसके एक मजदूरी के बदले में उसको जमीन ही दे दिया कर, तो उसका जमीन भी होगा। वो जमीन बिहार सरकार की नहीं होगी, उससे जमीन बिहार सरकार का, क्योंकि डिवीजन सर्वे में बहुत सारे ये सभी गलती किया हुआ है, वो जमीन जिसको दिया हुआ है उसी का होगा। अब एक जमीन आती है खास महल, जो पटना शहरों में ज्यादा जमीन है। खास महल जमीन आपको गांव ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं के बराबर। खास महल की जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने लिए रखी थी, जिसमें अपना कार्यालय, अपना सैनिक कार्यालय, अपना बैरक या अपने उपयोग में लाने के लिए बना के रखी थी। खास महल की जमीन पटना में बहुत सारी जमीन है, आपको पूरा लोधी रोड और बहुत सारी मिलेगा आपको, बाकी शहरों में भी जमीन। खास महल की जमीन सरकार को भी बेचने का अधिकार नहीं, सरकार को भी बेचने का अधिकार नहीं। ऐसे इसमें हर राज्य में अलग अलग नीति बनाई हुई है। बिहार सरकार ने भी हाल में कुछ नीति बनाई है, 2011-12 में कुछ नीति उसमें आई है, लेकिन सरकार उसको लीज कर सकती है, 30 साल, 99 साल, 50 साल के लीज कर सकती है, लेकिन बेच नहीं सकती। और लीज जिस पर्पस के लिए किया गया, आपको अगर मकान बनाने के लिए क्या है या कोई और कार्य के लिए दिया है, जिस उद्देश्य के लीज हुआ वही लीज उपयोग कर सकते हैं। अगर उस उद्देश्य को आपने कहीं डाइवर्ट किया, बनाया दिया है, घर बनाने के लिए बना दिए, होटल बना दिए, मकान भी, बाजार, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, तो ऐसे हालत में वो लीज खत्म हो जाएगा। वो लीज खत्म हो जाएगी। आपने देखा बहुत सारा लोग मार्केट होटल बनाए, कई बार पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि तोड़ दीजिए, मगर केस चल ही रहा है उसमें। लेकिन जिस उद्देश्य से दिया गया उसी उद्देश्य में कर सकते, अपने वंशजों को ट्रांसफर कर सकते। अगर आप बेचेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बेचने का अधिकार राइट नहीं है उसको। तो ऐसे जमीन जो बकास जमीन है लेकिन जिसको बेच दिया गया उस समय, या लीज कर दिया गया, या मॉर्गेज कर दिया गया, या गोला मिल कारखाना भी बहुत जमींदारों का था, ऐसे जमीन को अगर किसी के पास है तो वो उसी की जमीन हुई, वो जमीन सरकार को नहीं मिला है। सरकार के पास क्या गया, तो जो उनका हाट था, बाजार था, मेला था, राज्य सरकार के पास ऐसे ही बकास जमीन चले गए, जो कॉमन यूज, जो आपने जिसको आम जमीन आपने कहा है।
एक बात और बता दें कि इसके लिए जो सर्वे अभी चल रहा है, इसमें एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनी है। 2022 में कोई आदेश निकला है उसमें 42 समस्याओं का एक चिन्हित किया गया है। 42 समस्या जी, और समस्याओं में वो बातें भी आती है, किसी के पास सेल डीड है लेकिन म्यूटेशन उन्होंने शुरू से नहीं कराया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो जाएंगे DCLR के पास जाएंगे और वहां पर जाकर के अपना प्रपत्र रखेंगे, उनका टैक्स डिसाइड होगा और उनको जमीन मिलेगा। जिनका सेल डीड है या म्यूटेशन रसीद कट रहा है, कागज गायब हो गया, घर में आग लग गई, गांव में बाढ़ आ गया, पेपर गायब हो गया, वैसे जमीन का निदान होगा, वैसे जमीन को उनसे नहीं छीना जाएगा। अगर पोजीशन जमीन का है या इस ढंग कुछ भी उनके डिसेंडेंट का किया हुआ है, जिसको बहुत लोग कहते हैं हमारे पास सेल डीड है, म्यूटेशन रसीद नहीं है, म्यूटेशन रसीद है सेल डीड नहीं है, या परिवार में किसी के पास था उसी घर में रह गया और नहीं आ पाया, वैसे जमीन का निदान होगा। इन समस्याओं का निदान करने के लिए उसमें उपाय किया गया है। लेकिन उसको जो मान लीजिए इस ढंग की रसीद लेकर आप जाएंगे तो जो CO ऑफिस में है, जो ब्लॉक ऑफिस में है, वहां पर उसकी जांच करेंगे और जांच करके उसको आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आपके पास न सेल डीड है, न रिसीट है, कुछ भी नहीं है, तो फिर अनाबाद बिहार सरकार, फिर वही दर्ज होगा। अब आपको जो करना है, एक तो अपना आरी मेड जमीन पर जो सीमांकन है आपका, वो आप ढंग से कर लें अपने अपने जमीन पर, जो मिट्टी उट्टी डाल के नहीं अपना अपना खेत जो घेरते हैं, बाउंड्री, हाँ, वो घोषणा करने से पहले वो सब चीज आप लोग कर लें, अपना अपने जमीन का आरी मेड अपना सही कर लें। और अगर आपका कुछ करने के बावजूद भी कर्मचारी या किसी कारण से वो जो पोर्टल है कुछ गलत दर्ज हो गया, तो अपना दावा क्लेम आप कर सकते हैं। उसका प्रपत्र 8 है, प्रपत्र 8 में करेंगे तो प्रपत्र 9 मतलब फॉर्म 9 आपको मिलेगा, जिसमें एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, वो रख लीजिए। जब एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा तो आपकी आपत्ति वहां दर्ज हो जाएगी, जिसको वो फॉर्म 10 कहते हैं। उसके बाद फॉर्म 11 में आपको नोटिस दी जाएगी। नोटिस की सर्विस आवश्यक है। नोटिस अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप फिर क्लेम कर सकते, नोटिस मिला ही नहीं। तो नोटिस जब दी जाएगी तो आपको तारीख दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा, जहां पर कि आपको कानूनगो साहब, कानूनगो को मैंने डिफाइन कर दिया था कि कानूनगो जो अकाउंटेंट है उससे ऊपर प्रमोशन होकर एक आदमी बनते हैं। कानूनगो साहब के पास जाएंगे, उसका निष्पादन होगा। निष्पादन के बाद भी अगर आपको लगे कि मेरा निष्पादन नहीं हुआ, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो फिर आपको एक अपील का भी दिया गया। अपील प्राय वो सुनते हैं जो उनसे ऊपर के पदाधिकारी होते हैं। अपील का प्रोविजन दिया गया और अपील के बाद खतियान तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर निदान नहीं हुआ तो जो DCLR हैं उनके पास फिर से अपना आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और फिर वहां भी सुनवाई में आपत्ति दर्ज करने का 3 स्टेज दिया गया है, और तीनों स्टेज पर अपना आप आपत्ति दर्ज करते हुए जाएंगे। और दर्ज करने के बाद उसमें सब में समय है, किसी में 30 दिन, किसी में 60 दिन, किसी में 90 डेज, ये सब दिया हुआ है। और ये आप कर सकते हैं राजस्व पदाधिकारी के यहाँ। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है उपचार तो फिर सिविल कोर्ट आइए। फिर सिविल कोर्ट जाना लास्ट ना नहीं, अगर प्रॉपर्टी आपकी है, कहीं से कब्जा है, मालिकाना है, तो मैंने पहले दिन आपको कहा था कि किसी के मालिकाना हक को यूं ही नहीं छीन लिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आती है, सब्सटेंशियल राइट है। ऐसे ही किसी के बास की जमीन, किसी की खेती की जमीन जो जीविका है उसकी नहीं छीनी जाएगी, उसके लिए उनको पूरा अधिकार भारत का संविधान उनको दिए हुए है। बिल्कुल। कुछ एक सवाल था कि जिसमें मुकदमा चल रहा है जमीन में, पार्टीशन सूट चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है। अब उसमें अगर कोई एविडेंशियल ऐसा प्रूफ है जो राजस्व पदाधिकारी को कहीं न कहीं उनको लगता है कि इसमें कोई दम है कागज में, तो वो उसमें दर्ज कर देंगे कि मुकदमा चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ है। या उस बीच में आप लोग आपस में सुलह कर लेते हैं, आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कंप्रोमाइज पिटीशन आप दायर कर देते हैं, तो उसको उसी अनुसार दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही कुछ अब केस मुकदमा जो चल रहा है, मतलब टाइटल कर दिया, पार्टीशन कर दिया, तमाशा चल रहा है, तो ऐसे केसेज में जिनके नाम पर जमीन अभी है, जिनके नाम पर रसीद कट रही है, जिनके नाम पर पोजीशन है, पोजीशन मतलब लीगल पोजीशन, ऐसा नहीं कि अवैध कब्जेदार, जिनका है उन्हीं का जमीन वहां दर्ज होगा, उन्हीं की जमीन वो दर्ज होगी। जी बिल्कुल। अब जो सवाल है आपका कर लीजिए। अच्छा वकील साहब, देखिए कई तरह के सवाल आ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि गैर मजरूआ आम का सर्वे कैसे होगा। गैर मजरूआ आम मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार की जमीन है, उसका सर्वे नहीं होगा। उसका सर्वे मैंने कहा खास महल जमीन का अंचल से कोई लगान रसीद नहीं कटता है, उसका कोई रिसीट नहीं, मलगुजारी नहीं कटेगा। गैर मजरूआ आम जमीन भी सरकार की जमीन है, उसका कुछ नहीं होगा।
वो और सब गैर मजरवा खास का सर्वे कैसे होगा? गैर मजरूआ खास सर्वे तो मैंने बता दिया सारा। गैर मजरूआ खास तो आपका जो खास है, अलॉटेड है, रैयती है, जब कहीं से बंदोबस्ती है, तो वो आपकी जमीन है, वो दर्ज होगा, उसमें वो कोई दर्ज दिक्कत, होगी। हाँ जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं, होगी। अच्छा, कई तरह के और सवाल आ रहे हैं, किसी ने बंदोबस्त ये की भी कोई पूछा विधिवत है। पेपर आपके उपलब्ध हो, हम्म रसीद हो या बंदोबस्ती हो या कवाला हो, कुछ भी हो, वहाँ जो पहले से जमीन आ रही है, खतियान में आपका नाम, खतियान जो भाई शुरू वाला खतियान जो मैंने कहा ओरिजिनल से खतियान हम्म जो 1894 उसमें नाम आपका हो, हम्म रिविजनल में भी नाम, दोनों को मिला के देखा जाएगा क्या है नहीं है, और आपका जो वैलिड क्लेम होगा उसको देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको उसे हटाया जाएगा उसमें। अच्छा, अगर किसी ने ये भी जानने की कोशिश की है वकील साहब कि मेरा मकान 45 साल से एक जमीन पर बना हुआ है, लेकिन अब तक उस जमीन का कोई कागजात हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो जमीन उनसे छिन जाएगी? उनका मूल खतियान में कुछ होगा जरूर लिखा हुआ, अच्छा। मूल खतियान जो मैंने कहा शुरुआती जो 1894 उसमें कुछ हम्म। जरूर लिखा होगा, वहां से अपना वो बना करके लीनियन बना के देंगे कि जमीन इतने दिन से आ रहा है, ये पेपर हमारे यहाँ से खो गया है, तो अपना वो रसीद, अपना टैक्स अगर नहीं भी दे रहे हैं तो टैक्स डिसाइड उनको मिल जाएगा। हम्म और अगर वैसा जमीन है जो गैर मजरूआ आम हो हम्म या गैर मजरूआ ऐसा जमीन हो जो कि जिस पर सरकार का अनाबाद बिहार से उस पर आप रह रहे हैं, हम्म और कोई न रसीद हो, न कबाला हो, न जमींदारी भी बढ़ने में आपका नाम हो, जी तो ऐसी जी जी। हालत में आपको अतिक्रमणकारी ही माना जाएगा। अतिक्रमणकारी माना जाएगा। जी। जी। लेकिन यानी क्या? अगर कोई वैलिड जी। पेपर है, कहीं अगर खतियान है, खतियान में भी कोई वैलिड पेपर नहीं होगा तो क्या होगा? तब अतिक्रमणकारी के नाम से दर्ज होगा, फिर आप सिविल कोर्ट जाके अपना अधिकार लीजिए। फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, एक ये भी सवाल है वकील साहब कि अगर किसी किसान ने केवाला का दाखिल खारिज नहीं किया है, तो उनका क्या होगा? क्या उनसे उनकी जमीन छिन नहीं, जाएगी? उसका निदान हो जाएगा, उसका निदान हो उसका जाएगा। निदान हो जाएगा। कैसे होगा उसका उनका निदान? वही टैक्स जाएंगे राजस्व कर्मचारी के यहाँ, वो टैक्स उनका पेपर के साथ जो सत्यापन किया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद जो है हम्म। उनका लगान जो निर्धारण करके उनको टैक्स जमा करवा दिया जाएगा, उनका लीगल सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उनको। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, हम लोगों ने तमाम तरह के सवाल लिए हैं और आपको भी बताने की कोशिश की है कि क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।